नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, अमूमन सभी इंसानों की, सभी व्यक्तियों की ये राय रहती है कि भाई हमारी आने वाली पीढ़ी या हम खुद भी अच्छे से अच्छा पढ़ें, बढ़िया से बढ़िया नौकरी करें। और अब तो एक चलन सा हो चुका है कि बढ़िया नौकरी करने के लिए शायद हम अपने बच्चों को आगे विदेश भी भेजना चाहते हैं, उनका जीवन स्तर सुधरे, हम दूसरे लोगों को बताने में थोड़ा सा गर्व महसूस करते हैं कि आज हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो इस पद पर काम कर रही है। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि कोई व्यक्ति अच्छी पढ़ाई करके अच्छे पद पर जाकर अपनी जमीन से जुड़े, वो अपने देश के लिए काम करे, अपने किसान भाइयों के लिए काम करे, खुद एक सफल व्यक्तित्व निभाए, साथ ही साथ एक सफल किसान बने? चलिए आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही सफल और इनोवेटिव किसान भाई से, जिनका नाम है नारायण सिंह नागर जी। ये जिला सीहोर से आए हुए हैं। चलिए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी, किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन को इनोवेटिव बनाया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नागर जी, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आप अपने बारे में बताइए, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या क्या किया है आपने? जी, मैं सीहोर जिले के मुर्राह ग्राम का रहने वाला हूँ। मैंने एमए किया है इकोनॉमिक्स से। अच्छा जी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद में कहीं नौकरी तलाशने की बजाय मैंने अपने परिवार को खेती में सहयोग देना उचित समझा। अच्छा जी। उसका कारण यह था कि ज़मीन तो पर्याप्त थी, परंतु अपेक्षित पैदावार नहीं ले पा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मैं अपनी खेती में सहयोग देकर और परिवार की आय में वृद्धि करता हूं तो मेरे लिए कहीं नौकरी करने की बजाय ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सोच लेकर मैं अपने गांव आया जी और अपने परिवार का सहयोग किया। जी जी। तो क्या आपके परिवार में पहले से ही कृषि चली आ रही थी? बहुत से लोग कर रहे थे? हाँ हाँ जी। हम परंपरागत खेतीहर परिवार से हूँ मैं। हाँ जी। हालांकि शिक्षा का स्तर मेरे परिवार में पहले ही ज़्यादा रहा है, लेकिन सबने खेती ही पसंद किया। हाँ जी। मेरे चाचा जी एमएससी थे जी, लेकिन उन्होंने भी खेती ही अपनाई कहीं जॉब करने की बजाय। तो मुझे भी लगा कि जब वो अपना सकते हैं तो मुझे भी खेती में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि भाई पढ़ लिख के खेती क्यों कर रहे हो। जी जी। खेती ही मैंने चुना। जी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने आपको अवार्ड दिया है, आप अपने अवार्ड के विषय में हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी जी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, जो जी पूसा दिल्ली में जो स्थित है। जी जी। वहाँ से हर साल देश के कुछ चुनिंदा कृषकों को वो सम्मानित करते हैं, अवार्ड देते हैं, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में या कृषि से संबंधित गतिविधियों के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया हो, कुछ इनोवेटिव किया हो जो दूसरे किसानों के काम आ सके। ऐसा किसानों को वो सम्मानित करते हैं जी। तो उनमें मेरा भी नाम शामिल किया। चलिए, इसके लिए तो आप बहुत ज़्यादा जो हमारे बधाई है उसके आप पात्र हैं। आप मुझे ये बताइए कि जिस समय आपने पढ़ाई पूरी की, आपके खुद के आपने बताया कि परिवार में जो कृषि चल रही थी, उस समय की जो परिवार की स्थिति थी, जब वो कृषि कर रहे थे, तो कृषि में उस समय से आज तक में आपने कुछ बदलाव देखा, कुछ अंतर आया, कुछ फायदा हुआ? हाँ, ये जब मैंने खेती में जाके खेती में मैं जुड़ा अपने परिवार से, उस समय की खेती और आज की खेती में बहुत ज़्यादा अंतर है। अच्छा जी। ये तो मैंने महसूस किया। पहले मशीनों का अभाव था जी। बहुत से काम हाथों से करना पड़ते थे। खेतों की तैयारी करना, खेतों को समतलीकरण करना बहुत कठिन काम था। अच्छा जी। आज एक व्यक्ति सैकड़ों एकड़ ज़मीन को अकेला संभाल सकता है। पहले किसान ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा बिना बोए छोड़ देते थे क्योंकि संभल नहीं पाते थे। जी जी जी। खेतों से यंत्र नहीं थे। तो हाँ जी। आज कृषि आसान हुई है, यंत्रों की वजह से, विशेषज्ञों की सलाह की वजह से ये जरूर हुआ है। समस्याएं भी बड़ी है। पहले श्रम साध्य खेती थी तो श्रम में शर्म महसूस नहीं की जाती थी। अब कोई श्रम नहीं करना चाहता, अब मशीनों से काम करना चाहते हैं। श्रम की हमारी आदत छूट गई है। ये एक मैं बहुत बड़ा फर्क मान रहा हूँ इस समय पे। जी नागर साहब, आपने अपनी बातों में ये बताया कि आप जो कृषि यंत्र हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो क्या जो आपकी तकनीकी शिक्षा थी वो भी कहीं ना कहीं इसमें कारगर सिद्ध हुई है? और कौन कौन से कृषि यंत्र आप प्रयोग में लाते हैं और किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहते हैं? हाँ, ये मैं अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, अगर हमें आधुनिक खेती करना है, उन्नत खेती करना है, तो ये बिना कृषि यंत्रों के संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है।
जितने ज़्यादा हम कृषि यंत्रों का अपनी खेती में समावेश करेंगे उतनी ही हमारी लागत में कमी होगी और उतना ही हमारा काम अच्छे से होगा। जी जी। पहले किसान अपनी बहुत सारी फसल को नष्ट कर लेता था, क्योंकि साधन नहीं थे। हाँ जी। अब पहले सफाई के साधन नहीं थे जी, जुताई के उतने साधन नहीं थे, खेत का समतलीकरण नहीं हो पाता था, झाड़ियों को हटाना। आज इतने यंत्र आ गए हैं कि ज़मीन को सुधारना, ज़मीन की लेवलिंग करना पहले की अपेक्षा ज़्यादा आसान हो गया। अच्छा तो जी। ये कृषि यंत्रों का योगदान हम नहीं नकार सकते। जी बिल्कुल। और जैसे कि आने वाले दिनों में हम सुन भी रहे हैं कि ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा, वो कितना हितकर है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में किसानों के बहुत काम आने वाली है। हालांकि अभी इसमें बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है। हाँ जी। और कीमत का भी एक इश्यू है। जी। हर किसान के लिए इसका खरीद पाना संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसकी कीमतें भी कम होंगी और कुछ सरकार भी इस विषय पे किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। तो आने वाले समय में मैं ड्रोन को खेती में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा ये मानता हूँ। जी, आप अपने खेतों से जैविक खेती करते हैं, उसमें पूरा जो भी लगाते हैं वो सभी कुछ जैविक प्रकार से होता है, तो आपका इस तरफ रुझान किस तरीके से पैदा हुआ? हाँ, देखिए मैम, जैविक खेती समय की आवश्यकता है। मैंने केमिकल खेती की जी। अब अपनी केमिकल खेती से जैविक खेती की तरफ अपने आप को ले जाना चाह रहा हूँ। हाँ जी। मैंने रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके अपनी पैदावार तो खूब बढ़ा ली। हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी की सेहत खराब कर बैठा। हाँ जी। उसको सुधारना, दूसरा अपने उत्पादित अन्न की गुणवत्ता में सुधार करना, ये बिना जैविक खेती के संभव नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की डेट में गवर्नमेंट या संस्थाएं जो कह रही है, सरकार कह रही है जैविक खेती की तरफ झुको, जैविक खेती की तरफ जाओ, कल को हमें खुद जाना पड़ेगा। जी जी। मजबूरी ही ऐसा हो जाएगी। रासायनिक खाद इतने महंगे हो जाएंगे और भी दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि हमें जैविक खेती मजबूरन करानी पड़ेगी अगर हमें खेती में टिके रहना है तो। जी। ये मेरा सोच। आपने सोचा जैविक खेती करूं, तो क्या आप अपने आसपास के जो किसान भाई हैं उन्हें भी प्रेरित करते हैं? मैं जैविक खेती की से अभी पूरी तरह नहीं जुड़ पाया हूँ, लेकिन मैं अपने किसानों का समूह बना, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जो जितना सामूहिक रूप से किया जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा। जी। अभी किसानों में इस तरफ अवेयरनेस का अभाव है, उतना अच्छे से किसान इसकी ओर आकर्षित अभी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे सफलता मिलेगी और बहुतायत संख्या में किसान इस ओर अग्रसर होंगे। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। आप हमें ये बताइए कि आप अपने खेतों से कौन कौन से उत्पाद लेते हैं? नहीं, मैं गेहूँ, रबी में गेहूँ, जायद में मूंग और बारिश में धान की खेती करता हूँ। अच्छा जी। और मैं चाहता हूँ हर किसान को अपना बीज स्वयं ही तैयार करना चाहिए, क्योंकि स्वयं का बीज कैसा है ये किसान को पता है। आप दूसरे से लेके आते हैं, किसी कंपनी का खरीदते हैं, आपकी उसकी क्वालिटी पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये जी जी। किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम मिल रहे हैं अपने एक सफल और इनोवेटिव किसान भाई से, जिनका नाम है नारायण सिंह जी नागर। चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके जीवन के बारे में। आप हमें ये बताइए कि आप जो अपने खेतों से, पहले आपने बताया कि रासायनिक खेती करते थे, अब आप जैविक खेती करते हैं, तो दोनों में अंतर आपको कितना महसूस हो रहा है? हाँ, अच्छा सवाल किया आपने मैम। देखिए, रासायनिक खेती, रासायनिक उर्वरकों का खेती में जो योगदान है उसको हम नकार नहीं सकते जी। आज हमारा देश कृषि में आत्मनिर्भर बना है तो उसका बहुत कुछ श्रेय रासायनिक खादों को जाता है जी। इसमें कोई दो मत नहीं। इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए बिना रासायनिक खादों के इस्तेमाल किए हम इतना उत्पादन नहीं प्राप्त कर पाते। आज तो स्थिति ये है कि हम आत्मनिर्भर तो हैं ही, साथ ही अन्य देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। लेकिन पहले के समय में ये जरूरी था, लेकिन अब चूंकि हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं तो अब हमें उच्च उत्पादन की अपेक्षा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की तरफ ध्यान देना चाहिए। जी जी, ये मेरा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस विषय में कुछ जैविक अंतर देखने खेती को मिलता है आपको? रासायनिक खेती और जैविक खेती जब आप करते हैं तो अंतर कितना आता है? क्या उससे आपके खेतों को फायदा होता है, भूमि को फायदा है, आपके खुद के स्वास्थ्य है, पर्यावरण का स्वास्थ्य है, क्या अंतर देखने को मिलता है? हाँ, रासायनिक खाद ना केवल उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर रहे हैं अपितु जमीन की सेहत को भी खराब कर रहे हैं। जैविक खेती से ना केवल जमीन की सेहत सुधरेगी वरन उत्पादक की गुणवत्ता भी सुधरेगी। और जब वही उत्पाद हम यूज करेंगे तो स्वाभाविक है हमें भोजन में भी गुणवत्तापूर्ण भोजन प्राप्त होगा। जी। जैविक खेती की बात करें या फिर अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें, उसमें हम लोगों को समझाते हैं, अपने किसान भाइयों को समझाते हैं कि जीरो बजट की खेती होती है। तो जीरो बजट की खेती के लिए किसान भाई को चाहिए रहती है एक देसी गाय। आपके पास कितनी गाय हैं और आप उनसे क्या प्रयोग मिलाते हैं? हाँ, गाय तो गांव में हर एक के पास होती है, लेकिन गाय का इस्तेमाल कैसे करें अपनी खेती में, ये बहुत बड़ा इशू है। गाय तो स्वाभाविक है गांव में हर एक के पास होती है। अधिकतर हम गाय का गोबर कचरे के साथ घोड़े पर डाल देते हैं। हाँ जी। उसको संवर्धित करके अगर अपन खेतों में इस्तेमाल करें तो हमें शायद है कि रासायनिक खादों की जरूरत ना पड़े, या पड़े भी तो बहुत कम पड़े। हाँ जी। तो जैविक खाद एक तरीके से कहें तो आज समय की आवश्यकता है और हमें मजबूरन इसको अपनाना पड़ेगा। अगर हमने ना अपनाया तो हम पिछड़ जाएंगे। जी। आज रासायनिक खादों की कीमतों में इतनी वृद्धि हो रही है और गवर्नमेंट अगर सब्सिडी को हटा ले तो आज रासायनिक खादों की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि हम उन्हें खरीद पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस विषय पे अगर हमें अपनी लागत कम रखना है, उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ा के रखनी है, तो हमें जैविक खेती तो अपनानी ही पड़ेगी। उसमें गो पालन का सबसे बड़ा योगदान है। बिना गो पालन के जैविक खेती अपन नहीं कर सकते। जी। कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए कुछ विशेषज्ञों की सलाह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो क्या आप भी कुछ काम करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना उचित मानते हैं? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया मैम। पढ़ाई छोड़ने के बाद जैसे ही मैंने खेती की, सबसे पहला मेरा तब से ही मैं कृषि विशेषज्ञों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे मोबाइल में और लोगों की अपेक्षा अधिकतर फ़ोन नंबर कृषि विशेषज्ञों के। हाँ जी। मैं हर काम अपना जो है कृषि विशेषज्ञों से पूछ के ही करता हूँ। IARI दिल्ली के विशेषज्ञ हों, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ हों, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विषय, मुझे हर विषय पर कृषि विशेषज्ञों से सलाह मिलती है, उनका मैं पालन करता हूँ और उसी का फ़ायदा मुझे अपनी खेती में हो रहा है। जी जी जी। आजकल सरकार किसानों के लिए बहुत ही अच्छे उच्चतम कार्य कर रहे हैं, जिससे कि किसान आगे बढ़े, अपनी ज़मीन से जुड़े, अपने साथ साथ अपने परिवार का, देश का काम जो करे, अपना नाम रोशन करे। ऐसे बहुत सारे मेले लगाए जाते हैं, सम्मेलन होते हैं, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित होती हैं। क्या आप इनमें जाते हैं, अपना योगदान देते हैं? हाँ, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि हर किसान को जाना चाहिए। देश में कई जगह हर कृषि विश्वविद्यालय साल में एक बार मेले का आयोजन करता है। हमें चाहिए कि हम वहाँ जाएं, विशेषज्ञों से मिलें, संगोष्ठियों को देखें, वहाँ नए नए कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगती है उसको देखें, प्रगतिशील किसानों से वहाँ मुलाकात होती है उसको देखें। देखिए, जब हम कोई चीज़ देखेंगे तो उसको अपनाना हमारे लिए आसान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो विशेषज्ञों से मिलना, कृषि मेलों को ज्वाइन करना,
ये आज के किसानों में सीखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। जी, आपके पास कितनी एकड़ ज़मीन है, आप कितने में फलदार पौधे लगाते हैं, कितने की खेती करते हैं, पंजीकरण किस प्रकार से आपने अपनी खेती का करवाया? हाँ, हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों के बीच में 80 एकड़ के लगभग हमारी ज़मीन है। अच्छा जी। तो मेरी ज़मीन 18-20 एकड़ अकेले की आती है। जी जी। उसमें एक मेरी योजना है कि मैं एक ऐसा 2-3 एकड़ का बगीचा तैयार करूं जिसमें कभी भी वर्ष के किसी भी मौसम में जाओ आप कोई ना कोई फलदार वृक्ष का फल मुझे खाने को मिले। जैसे आम के समय गर्मी में आम मिले, संतरा भी मिले, अमरूद भी मिले, चीकू भी मिले। व्यावसायिक रूप से नहीं, अपने परिवार के लिए, मेरे बच्चे या मेरे रिश्तेदार या मैं भी कभी खेतों में जाऊं तो मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पे मिले। गर्मी के सीजन में आम मिले, अमरूद के सीजन में अमरूद, 4 पेड़ 6 पेड़ 8 पेड़। ये मैं और भी किसानों से निवेदन करूंगा कि थोड़ी सब्जी और कुछ प्लांटेशन अपने खेतों में अवश्य करें। जी, जैसे कि कहा जाता है कि किसान भाई कभी कभी एक गलती भी कर देते हैं कि अपने खेतों से सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल लेते हैं। क्या आप उसको समझाना चाहेंगे किसान भाइयों को कि एक के साथ में अगर वो मल्टी क्रॉपिंग करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा उन्हें? हाँ, ये सही है। देखिए, मौसम की अनिश्चितता बनी रहती है। जी बिल्कुल। किसी वर्ष गेहूं की फसल अच्छी निकल रही है तो किसी वर्ष चने की फसल अच्छी निकल रही है। कोई साल में दलहनी फसलों का उत्पादन अच्छा हुआ तो किसी वर्ष में अनाज की फसलों। तो अगर अपन विविधीकरण करेंगे, किसान विविधीकरण करेंगे तो हो सकता है हमें एकदम से नुकसान ना उठाना पड़े। किसी साल गेहूं की फसल बहुत कमज़ोर उतरती है लेकिन मेरे पास कुछ चना भी लगा हुआ था तो मैं उसमें अपनी पूर्ति कर लेता हूँ। जी, अंतर्वर्तीय जो फसल लगाते हैं उसका क्या फ़ायदा रहता है किसान भाइयों को? अंतर्वर्ती फसल आपको मौसम की मार से बचाएगी। जी बिल्कुल, ठीक है। अंतर्वर्ती, हालांकि मैं अंतर्वर्ती फसल नहीं ले पाता क्योंकि अंतर्वर्ती फसल के कुछ अलग तरीके होते हैं। हाँ जी। लेकिन लेना चाहिए। एक क्रॉप है गन्ना, गन्ने के बाजू में अगर आपने चना लगाया तो स्वाभाविक है मौसम की मार से चने को आप बचा पाएंगे क्योंकि वो छोटा होता है। हाँ जी। अंतर्वर्ती फसलें किसान को लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कुछ मात्रा में लेनी चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि अपनी मेड़ों पे ऐसे पौधे लगाएं कि जो कि तेज़ हवा और बरसात से आपके अंदर की फसल को बचा सकें। जी जी। नागर जी, इस वर्ष हमारी सरकार जो है वो श्री अन्न को बहुत ज़्यादा महत्व दे रही है। हम मिलेट्स वर्ष मना रहे हैं और मुझे लगता है हम ही नहीं पूरा दुनिया मना रही है। तो मिलेट्स के विषय में आपकी क्या सोच है? क्या आप अपने खेतों से भी लेना चाहते? किसान भाइयों को क्या समझाना चाहेंगे कि अगर वो मोटा अनाज लगाएंगे तो वो फ़ायदेमंद रहेगा? हाँ, ये इस वर्ष तो ये मिलेट वर्ष ही मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष। और इसका कंसेप्ट हमारे देश ने ही दिया है। हाँ जी, और संयोग से आज के दिन ही प्रधानमंत्री महोदय ने IRI दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। जी। तो मिलेट वर्ष हमारा देश में तो पहले मिलेट ही ज़्यादा होते थे जी। दीगर अनाज बाद में आए हैं। जी जी जी। मिलेट हमारा सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने भोजन में अगर हम मिलेट्स को शामिल करेंगे तो हमें परिपूर्ण भोजन प्राप्त होगा। अगर हम चाहते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाला सभी प्रकार के प्रोटीन भरा भोजन हम प्राप्त करें तो उसमें हमारे भोजन में मिलेट्स को शामिल करना ज़रूरी रहेगा। मोटा अनाज हमारी सेहत को सुधारेगा। दूसरी बात, मिलेट्स में बीमारियां कम आती हैं, उनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इससे हम बचेंगे। अच्छा जी जी जी। आने वाली पीढ़ी को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि विविधीकरण अपनाएं, एक अकेली खेती पे शामिल ना रहें। अगर आपको अपनी आय बढ़ानी है तो साथ में कुछ और बातों को भी समावेश करना पड़ेगा। कुछ आप थोड़ा पशुपालन से अपनी आय अर्जित करिए, कुछ सब्जी उत्पादन से अर्जित करिए, मत्स्य पालन है, शहद पालन है। अपनी आय के स्रोत आप जितने ज़्यादा रखेंगे उतना आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। दूसरा, एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं इस पीढ़ी के युवाओं से कहना चाहूँगा कि पढ़ लिख कर हमारे यहाँ एक सोच बनी हुई है, पढ़ लिख गया बेटा तो अब खेती क्यों करे। जी बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि पढ़े लिखे को ही खेती करना चाहिए जी। लेकिन सोच ये बनी हुई है कि जब खेती ही करना था तो बेटे को इतना क्यों पढ़ाया। हाँ जी। जबकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो खेती करेगा तो वो अनपढ़ से तो अच्छी ही करेगा नहीं, तो आप हम भी समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अपनी युवा शक्ति से मैं अनुरोध करूंगा कि खेती को
शान का धंधा समझे और इससे जुड़े। जी, खेती के विविधीकरण पर आप अपनी अगर राय प्रस्तुत करें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे किसान भाइयों के लिए। हाँ मैम, आजकल एक टॉपिक, आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है खेती में किसानों की आय दुगनी करना। बिल्कुल ठीक। अगर हम चाहते हैं कि आय दुगनी करें तो उसके लिए हमें विविधीकरण को अपनाना ही पड़ेगा। देखिए खेती में मैं आज की डेट में जैसे प्रति एकड़ 20 कुंटल गेहूं उत्पादित कर पा रहा हूं। अब मुझे अगर अपनी आय दुगनी करनी है तो क्या मैं अपना उत्पादन को, या तो मैं अपने उत्पादन को 40 कुंटल करूं, हाँ जी, या फिर जो मुझे गेहूं की कीमत मिल रही है वो मेरे को दुगनी मिल जाए तो मेरी आय दुगनी होगी। तो ना तो उत्पादन को हद से ज़्यादा बढ़ाया जाना संभव है जी, और ना ही उत्पादित फसल की कीमत दुगनी की जा सकती है, क्योंकि उसको खाने वालों की पूर्ति भी होना चाहिए। जी। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें अपनी आय को दुगना करना है तो हमें विविधीकरण अपना जमीन निश्चित है, उतनी ही जमीन में हम और क्या क्या साथ में करें, कुछ 2-4 दुधारू पशु पालें, कुछ मुर्गी पालन करें, कोई सेहत, तो हम उतनी ही जमीन में अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जी, जी। आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को एक प्रेरणादायक जो आपने बातें बताई हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। किसान भाइयों, अब समय हो चला है खबरें खेती की सुनने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले नजर डालेंगे प्रमुख समाचारों पर। उद्यानिकी किसानों के लिए प्रशिक्षण, नारायण सिंह नागर को मिला नवोन्मेषी किसान पुरस्कार, रबी उपार्जन कार्य की तैयारियां, शाजापुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम और हरदा जिले के बांस उत्पादों का प्रदर्शन। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे उद्यानिकी किसानों के लिए प्रशिक्षण की। प्रदेश के उद्यानिकी कृषकों को खेती की नई तकनीक और उससे होने वाले लाभ से अवगत कराने जिले, प्रदेश और प्रदेश के बाहर भ्रमण करा रहे प्रशिक्षित किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 2661 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई है। संचालक उद्यानिकी सुश्री निधि निवेदिता ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं की प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। फल पौधरोपण योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 247 हेक्टेयर में पौधरोपण के लिए किसानों को 3,84,00,000 रुपए 31,000 का अनुदान दिया गया है। मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में 28 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों के लिए उत्पादन के लिए कृषकों को अनुदान दिया गया है। व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती प्रोत्साहन योजना में 10,667 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती के लिए किसानों को सहायता दी गई है। नारायण सिंह नागर को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित पूसा कृषि मेला वर्ष 2023 में सीहोर जिले के कृषक श्री नारायण सिंह को कृषि व संबंधित गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इनोवेटिव कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि उनके जिले के लिए कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। नारायण सिंह एक नवोन्मेषी किसान हैं जो पूरे वर्ष कृषि उत्पादन में सुधार हेतु कृषि पद्धतियों, आधुनिक उपकरणों, सब्जियों, बागवानी, फसलों के एकीकृत प्रबंधन में उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग करके कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में रबी उपार्जन के लिए कार्य कर रही सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। रबी उपार्जन कार्य के लिए की गई तैयारियों के संबंध में बैठक में ये निर्देश दिए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह, सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बताया गया है कि प्रदेश में इस वर्ष उपार्जन के लिए करीब 15 लाख किसान पंजीयन करवा चुके हैं। गत वर्ष हुए पंजीयन की तुलना में 3/4 पंजीयन हो चुके हैं। लगभग 20 लाख पंजीयन होने की संभावना है। अनाज के भंडारण एवं परिवहन के लिए आवश्यक तैयारियां भी की जा रही हैं। प्रदेश में 25 मार्च से गेहूं उपार्जन शुरू होगा। संभागवार तिथियां निर्धारित की गई हैं। भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभागों में 25 मार्च से उपार्जन प्रारंभ होगा। जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में 1 अप्रैल से उपार्जन कार्य प्रारंभ होगा। प्रदेश में 4223 उपार्जन केंद्र कार्य करेंगे। शाजापुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम।
शाजापुर जिले में कीटनाशकों के सुरक्षित छिड़काव एवं रखने वाली सावधानियों के साथ फसल संरक्षण विषय पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में किया गया है। कार्यक्रम में केंद्र प्रमुख डॉक्टर GR अंबावतिया, केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर SS धाकड़, डॉक्टर गायत्री वर्मा, डॉक्टर मुकेश सिंह, श्री रत्नेश विश्वकर्मा के साथ ही डॉक्टर DK तिवारी, श्री हितेंद्र इंदौरिया एवं कुमारी निकितानंद ने साथ साथ परिजात कंपनी के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान डॉक्टर GR अंबावतिया ने कीटनाशकों के सुरक्षित छिड़काव एवं इस दौरान रखने वाली सावधानियों के विषय पर पौध संरक्षण विषय पर विस्तृत जानकारी किसानों को दी। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का। आज के अंक में हम मिले एक इनोवेटिव किसान भाई से। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारा आज का ये अंक देखना भूल गए हो तो कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। चलिए फिर करते हैं आपसे मुलाकात और फिर मिलते हैं किसी और किसान भाई से। तब तक के लिए नमस्कार।